बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 22 जून और पाकिस्तान में इतवार की सुबह। इस वक्त पाकिस्तान में इतवार की सुबह के 9 बज रहे हैं और तेहरान ईरान में इस वक्त सुबह के 7:30 बज रहे हैं। अब से ठीक 5 घंटे पहले ईरान के वक्त रात के 2:30 पर अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया है और हमला भी दुनिया के सबसे बड़े और वजनी बम के साथ किया है। और वो भी एक नहीं, यके बाद दीगरे कई बम गिराए गए हैं ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर, जिसमें फर्दो भी शामिल है, जिसके बारे में हमने पूरी तफसील से आपको बताया था और ये भी बताया था कि उसके लिए एक ही बम तैयार किया हुआ है और देखते हैं कि वो कितना नुकसान पहुंचा पाता है, क्योंकि किसी को हतमी तौर पर नहीं पता कि वो बम भी उसको इफेक्टिवली डिस्ट्रॉय कर सकता है कि नहीं। लेकिन अब वो बम उस पर गिरा दिया है। सदर ट्रंप ने कहा तो ये था कि वो 2 हफ्ते लेंगे। फील्ड मार्शल साहब से मिलने के फौरी बाद उन्होंने स्केड्यूल जारी किया था इस जंग का और कहा था कि अगले 2 हफ्ते के अंदर अंदर हम हमला करने का फैसला करेंगे। हमने उसी दिन व्लॉग करके आपको बताया था कि जंग का स्केड्यूल अब जारी हो गया है और किसी भी वक्त हमला हो जाएगा। हालांकि सदर ट्रंप ने ये कहा था कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर हम फैसला करेंगे, लेकिन जाहिर है चीज़ें सब क्लियर थी। शायद उन्होंने पाकिस्तानी गवर्नमेंट और रजीम के साथ ही अपनी फैसले को रोके हुआ था और जैसे ही उन्हें इनके साथ बातचीत हो गई तो उन्होंने फौरी तौर पर स्केड्यूल जारी किया और अब आखिरकार हम ये कह सकते हैं कि अमली तौर पर ईरान और अमेरिका की जंग शुरू हो गई है। अब देखते हैं ईरान जवाब दे पाता है, नहीं कितना जवाब दे पाता है। लेकिन अमेरिका ने अब खुद से, पहले तो इसराइल और ईरान की जंग चल रही थी, अब अमेरिकी तैयारों ने जाकर बाज़ाब्ता तौर पर ये जंग शुरू कर दी है, क्योंकि उन्होंने जो GBU-57, जी हाँ, दुनिया का जो सबसे वजनी बम है, जिसे मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर कहते हैं या बंकर बस्टर कहते हैं, उसको डिप्लॉय कर दिया है और मल्टीपल बम्स जो हैं वो गिराए हैं। आपको हमने कल ही एक व्लॉग में बताया था कि इस बम को सिर्फ और सिर्फ B-2 जो बॉम्बर्स स्टेल्थ प्लेन है, सिर्फ वो गिरा सकते हैं। और हमारे पिछले व्लॉग में ही हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि जो मसूरी स्टेट, मसूरी की एयरफोर्स की अमेरिका की बेस है, वहाँ से 2 या 3 जो B-2 बॉम्बर्स हैं उन्होंने उड़ान भरी थी और रवाना हुए थे वो मशरक़ वस्ता की तरफ। और ये हमने आपको कल खबर दी थी और उस वक्त आपको ये भी बताने की कोशिश की थी कि किस तरीके से ये इस्तेमाल हो सकते हैं, क्योंकि उनकी रीफ्यूलिंग भी ज़रूरी होगी। और साथ ही हमने आपको ये खबर दी थी कि इसी बेस से रीफ्यूलिंग करने वाले जहाज़ भी उनके साथ उड़े थे। पहले आपको डिटेल दे दें कि ये कहाँ कहाँ हमला हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, फिर आपको ये बता दें कि उसके बाद सदर ट्रंप ने एक स्पीच की है, अपनी कौम से खिताब किया है, उसमें उन्होंने क्या कुछ कहा है। फिर अमेरिका के अंदर अब कुछ बहुत मोतबर आवाज़ें जो है इस जंग के ख़िलाफ़ खड़ी हो गई हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस से अप्रूवल लिए बगैर ये जंग सदर ट्रंप ने शुरू कर दी है। अब ये जंग का आगे बनेगा क्या, क्योंकि तेल की कीमतें तो पहले ही आसमान पे चली गई हैं। उसके साथ साथ और जो खित्ते की बदलती सूरत हाल है, मतलब चाइना इस पर क्या रोल प्ले करेगा, रशिया क्या करेगा, क्या वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ हम जा रहे हैं, तो पूरी सूरत हाल जो है वो आपके सामने रखते हैं। तो पहले तो हमने आपको बताया कि ये अमेरिका में उस वक्त जून की 21 तारीख थी, लेकिन ईरान में जून 22 हो चुकी थी और सुबह के 2:30 थे सुबह के, जब अमरीकी US B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स ने GBU-57 जो उनका बम है, बंकर बस्टर, उसको उन्होंने फेंका। और फेंका उन्होंने फर्दो के ऊपर, जिसका हमने आपको बड़ी तफसील से फर्दो का आपको बताया था, न्यूक्लियर साइट जो पहाड़ों के अंदर है और बहुत डीप बनी हुई है। उसके साथ ही नेटन्स और उसके साथ ही इस्फहान, इन तीनों, इस्फहान, नेटन्स और फर्दो, ये जो 3 उनकी न्यूक्लियर साइट्स थी जहाँ पर ये कह रहे थे कि वो इनरिचमेंट कर रहे हैं और एटम बम बनाने के लिए इनरिचमेंट कर रहे हैं, उनके ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे वजनी एटम बम जो है वो फेंका है। वज़न के हिसाब से आप देखें तो कई बसों जितना वज़नी एक बम होगा, क्योंकि एक बम का वज़न जो है वो 15,000 किलोग्राम से ज़्यादा या तकरीबन 15,000 किलोग्राम का है। एक B-2 बॉम्बर स्टेल्थ प्लेन जो है वो 2 बम्स लेके जा सकता है और कहा जा रहा है कि 6 इसके अंदर, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स, मीडिया आउटलेट्स बता रहे हैं कि 6 B-2 बॉम्बर जो हैं वो इसमें इस्तेमाल हुए हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेशन इसकी ये भी है कि ईरानियन ऑफिशल्स ने कन्फर्मेशन दे दी है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल हमारी साइट्स के ऊपर रात के 2:30 पर हमला हुआ है
नुकसान हुआ है, लेकिन कोई भी जानी नुकसान वहाँ पर नहीं हुआ। ईरान की इस कंफर्मेशन के बाद ये तो तय हो गया, ये तो क्लियर हो गया कि हमला बाकायदा किया भी गया और इफेक्टिवली हुआ भी, और बम्स जो है वो वहीं पर फेंके गए। अब क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा और वजनी बम है, जिसको GBU-57 कहते हैं, हम आपको इसके बारे में कुछ बता चुके हैं पहले भी। अब इस बम ने तबाही तो मचानी थी। जो इसकी वीडियोस कुछ सामने आ रही हैं, इतना नहीं पता कि कितनी अथेंटिक हैं, लेकिन जो कुछ बड़े ही मोतबर जगहों से ये शेयर की जा रही हैं, उनसे तो ऐसे लग रहा है कि ये बम ऐसे ही है बिल्कुल जैसे एटम बम चलता है। बिल्कुल आग का गोला एक इसने फ़ज़ा के अंदर बनाया, नीचे तो जो तबाही मचाई, लेकिन ऊपर तक ऐसे आग का गोला बना है जैसे माजी में आप डिफरेंट डॉक्यूमेंट्रीज़ में जो हिरोशिमा नागासाकी का एटम बम का धमाका लोग प्रिडिक्ट करते हैं या डिपिक्ट करते हैं, माजरत प्रिडिक्ट कह दिया, जिस तरीके से डिपिक्ट करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके की सूरत हाल वहाँ पर बनी। जो आवाज़ आई इस बम धमाके के बाद, और जो इससे इससे जिस तरह की तबाही नज़र आ रही है और जिस तरह की आग नज़र आ रही है, उससे आप उस सारे इलाके की तबाही के बारे में खुद समझ सकते हैं। अब ये जो नंबर्स हैं मैं अगले आपको देने लगा हूँ, ये ईरानी वर्जन इसमें शामिल नहीं है। ये जो इंटरनेशनल एजेंसी है, जो IAEA, जो इंटरनेशनल एटॉमिक मामलात से रिलेटेड जो एजेंसी है, जो इनको देखती है, ऑब्ज़र्व करती है, वो ये कह रहे हैं कि ईरान 83.7% उनके पास इनरिच्ड यूरेनियम था, जो कि बम बनाने के बिल्कुल करीब है, ये उनका कहना था। फिर वो ये कहते हैं कि ये जो फर्डो है, इसमें तकरीबन 6000 प्लस सेंट्रीफ्यूज से, जिनके अंदर यूरेनियम की इनरिचमेंट हो रही थी। फिर वो ये कह रहे हैं कि जो नेटन्स है वहाँ पर 10,000 से प्लस सेंट्रीफ्यूज थे। फिर वो कह रहे हैं कि इस्फहान में भी इसी तरीके से बड़ी उनकी स्टोरेज थी, जो यूरेनियम उन्होंने इनरिच कर रखा था उसकी स्टोरेज वो इस्फहान में कर रहे थे। स्टॉक पाइल, ईरान के पास जो स्टॉक था वो, अगेन मैं दोबारा कह रहा हूँ कि नंबर गलत हो सकते हैं, क्योंकि ये अमेरिका, इसराइल और जो इंटरनेशनल एजेंसी है IAEA, उनके नंबर्स हैं ये। और वो कहते हैं कि ईरान के पास 5500 किलोग्राम इनरिच्ड यूरेनियम था 60% प्योरिटी के साथ, और इससे उनके ख्याल में बहुत जल्दी ईरान जो है हफ्तों के अंदर बम बना सकता था। उनका कहना ये भी है कि ईरान के पास कुछ ऐसा मटेरियल भी था जिसे वो चंद दिन के अंदर भी कन्वर्ट करके शायद बम के अंदर कन्वर्ट कर सकता था। सारे लोग इसको नहीं मानते, कुछ लोग ये क्लेम कर रहे हैं। वेस्टर्न एजेंसीज का ये भी कहना है कि अगर ईरान ये बम, जैसे कि हमने आपको कहा कि वो कह रहे हैं कि बहुत जल्द बना सकता था, उनके पास 5500 ग्राम इनरिच्ड यूरेनियम था और वो इसको बम में बहुत जल्दी कन्वर्ट कर सकते थे, तो उनका अगला डर ये था कि ईरान का जो शहाब 3 मिसाइल है, वो मिसाइल 2000 किलोमीटर तक मार कर सकता है। उनके पास फिर सुपरसोनिक मिसाइल भी हैं जिनको रोकना तकरीबन नामुमकिन होता है। उनका ख्याल ये था कि इन मिसाइल्स के साथ फिर अमरीकी अड्डों को, बहरी बेड़ों को, अमरीकी जो एयर बेसेस हैं और ख़ुसूसी तौर पर इसराइल को निशाना बनाया जा सकता था। ये वो प्रिटेक्स्ट है, लेकिन ये प्रिटेक्स्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसा प्रिटेक्स्ट हमने इराक वॉर के अंदर, आपको याद होगा, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का हमने पूरा कॉन्सेप्ट सुना था और किस तरीके से गवाहियाँ दी गई थी, पूरा मुकदमा बनाया गया था, इराक पर हमला कर दिया, इराक को तबाह कर दिया और लाखों जाने गई उसके अंदर, और बाद में सब ने माफ़ी मांग ली कि हाँ जी वहाँ पर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं थे। उन्हीं प्रिटेक्स्ट के साथ, उसी तरीके के बातचीत के साथ अब यहाँ पर भी हमला किया गया है और अमेरिका से भी आवाज़ें उठ रही हैं, उसकी तरफ भी जाते हैं। कुछ और इन्फॉर्मेशन दे दें कि ये जो तीनों साइट्स थी, इन पर ईरान ने जो रशियन मेड S-300, अभी आपने S-400 के बारे में सुन रखा था जो इंडिया के पास है, और इंडिया ने पाकिस्तान के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसमें उसे इस्तेमाल भी किया था, और फिर ये भी कहा गया कि पाकिस्तान ने शायद उनमें से एक उनका यूनिट जो है उसे डिस्ट्रॉय भी किया। तो जो S-300 है, जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम है, वो इन जगहों पर उन्होंने डिप्लॉय कर रखा था। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो पहले दिन ही इजराइल ने स्ट्राइक्स की थी, सबसे पहले, आज से को हफ्ता पहले आप कह लें, उसी दिन ही उनके S-300 एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया था। तो उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो उतना तगड़ा नहीं था, ताकतवर नहीं था कि जो इन B-2 बॉम्बर्स जो स्टेल्थ थे इनको रोक पाता।
और या इनको वापस हमला कर पाता। इसलिए आप याद कीजिए कि अब से 3-4 दिन पहले ये ख़बर पहले इसराइल से आई थी, बयान आया था बल्कि ख़बर क्या, और फिर अमेरिका से भी आई थी, और अमेरिका से भी बयान आया था आला तरीन सतहों से कि जो ईरान की एयर स्पेस है वो अब हमारे कंट्रोल में है, कब्ज़े में है। कब्ज़े का मतलब ये कि हम फ्रीली जा सकते हैं, फ्रीली आ सकते हैं, उनका एयर डिफेंस सिस्टम अब मौजूद नहीं रहा, हमने नाकारा बना दिया है और हमें वापस वहाँ से कोई कुछ नहीं कह सकता। ये हमले क्योंकि मुतवक्के थे, इसलिए मेरा ख्याल इन साइट्स के ऊपर कोई इंसान नहीं था, या था भी तो वो ज़मीन के बहुत नीचे थे। इसलिए ईरान ये कह रहा है कि इसके अंदर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हाँ, बाकी नुकसान की वो असेसमेंट करेंगे। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो इंपॉर्टेंट बात यह है कि ईरान भी और जो वेस्टर्न एजेंसी है, बल्कि वर्ल्ड एजेंसी है, वेस्टर्न क्या कहें, कंट्रोल भले उस पर वेस्ट का है, IAEA, वो भी ये कहती है और ईरान भी कहता है, दोनों कहते हैं कि वहाँ पर किसी किस्म की ताबकारी का अखराज नहीं हुआ। तो ताबकारी का अखराज ज़ाहिर है तभी होना था जब न्यूक्लियर के जो भी कुछ ऐसे मामलात हैं, जो भी यूरेनियम और दूसरी चीज़ें उसमें इस्तेमाल होती हैं, वो डायरेक्टली हिट होता। तो इससे एक जो ईरान के हिसाब से मुस्बत बात है वो ये बनती है कि ईरान के जो असासे हैं, इसका मतलब है बाहर से तो शायद उनकी बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा हो, लेकिन उन्होंने वो इतना गहरा सब कुछ रखा हुआ है कि मेरा नहीं ख्याल कि उसको नुकसान पहुंचा, क्योंकि अगर उन तक ये बम पहुंचते तो फिर ताबकारी का अखराज तो ज़रूर होता। अब ये तो नहीं होना कि जो यूरेनियम है उसे चुप करके बैठे रहना है कि ये अमरीकी बम है तो मैंने अब ताबकारी का अखराज नहीं करना। अगर ये दोनों कह रहे हैं, अगर तो सिर्फ जो IAEA जो इदारा है वो कहता तो हम कहते कि चलें वो अंडर प्ले कर रहे हैं, डाउन प्ले कर रहे हैं इसे। लेकिन अगर ईरान भी यही कह रहा है तो इसका मतलब ये है कि उनके जो असल असासे हैं या उनका यूरेनियम है, मे बी उनका काम अब डिले हो जाएगा। और यही जो इंटरनेशनल जो एटॉमिक एजेंसी है वो भी यही कह रही है कि इनके काम को मुकम्मल अभी तक ख़त्म नहीं किया जा सका, सिर्फ डिले हो जाएगा। ईरान का ये जो प्रोसेस था ये डिले हो जाएगा। तो ये बात तो क्लियर है कि ताबकारी वहाँ से नहीं फैली, और ये बात भी क्लियर थी कि जो फर्दो है वो इतना गहरा है कि जो GBU 57 है वो हमने आपको वीलॉग में बताया था कि वो उस तक शायद ना पहुँच सके।